हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने आसपास वालों का भी ध्यान रख रहे होंगे। सामाजिक दूरी भी बना के रखे हुए होंगे। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो हमारे देश के लिए एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। बहुत समस्या हमारे देश में बड़ी है और सरकार बहुत कोशिशों के बाद भी, इतने सालों के बाद भी इसको दूर नहीं कर पाई है। आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, ये बच्चा कुपोषित है और हमारे देश पे इसका दोहरा भार है। ये दोहरा भार क्यों है, हम इससे ख़त्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हमारा देश क्या कर रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ या फिर जन पोषण तथा स्वास्थ्य। जन पोषण का महत्व, जन स्वास्थ्य के महत्व और पोषण की समस्याएं, कारक जो पोषण समस्याओं से संबंधित है। फ्रेंड्स, इसमें थोड़ी सी आपको हिंदी में स्पेलिंग मिस्टेक्स मिल जाएंगी। आपके कहने पे मैंने हिंदी में वीडियो तो बनाई है, लेकिन इस वीडियो में अभी मेरे को हिंदी की टाइपिंग में समस्या है, तो थोड़ी सी कमियां हो सकती हैं। आप कोशिश करें कि इनको थोड़ा सही कर लें। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। स्वास्थ्य क्या होता है? स्वास्थ्य, हम कह देते हैं हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, हमें तो कोई बीमारी नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य जो है सिर्फ बीमारी की अनुपस्थिति नहीं है। स्वास्थ्य का मतलब है हम शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ हैं। जब हम शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ हैं और हम में कोई बीमारी भी नहीं है, तब हम पूरी तरह से स्वस्थ माने जाते हैं। तो स्वास्थ्य जो है ये शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य और बीमारी की अनुपस्थिति दोनों है। अब शारीरिक रूप से स्वस्थ मतलब हमें कोई बीमारी नहीं है, हम बिल्कुल चुस्त हैं, हम अपने काम पूरे कर पा रहे हैं। मानसिक, हमें कोई डिप्रेशन नहीं है, अवसाद नहीं है, हम अपनी समस्याओं को सुलझा पाते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करते। सामाजिक, हम अपने आसपास के लोगों के साथ रह पाते हैं, खुश हैं, बाल अपराध में नहीं हैं, कोई ऐसे गलत काम नहीं कर रहे हैं। जब हम इन सब तरह से स्वस्थ होंगे तभी हम ये कहेंगे कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है और हम स्वस्थ हैं। अब कुपोषण क्या होता है? कुपोषण एक ऐसी स्थिति है जो पोषक तत्वों की कमी या अतिवृद्धि से उत्पन्न होती है। अब यहाँ भी हमें ध्यान देने की जरूरत है कि कुपोषण वो स्थिति है जिसमें पोषक तत्वों की कमी भी हो सकती है और अतिवृद्धि भी हो सकती है। मतलब कोई पोषक तत्व अगर ज़्यादा है तो भी कुपोषण होगा और अगर कम है तो भी कुपोषण होगा। ये हमें ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है। हम फिर आते हैं समुदाय पर। अब समुदाय क्या है? हम यहाँ पर समुदाय की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये पब्लिक हेल्थ जो है ये समुदाय के ही लिए होती है। ये समुदाय क्या होता है, ग्रुप क्या होता है? एक ऐसा विशिष्ट समूह होता है, एक स्पेशल ग्रुप होता है जिसमें कुछ समान विशेषताएं मिलती हैं, जिनकी कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जो सब में पाई जाती हैं। जैसे या तो भाषा एक सी हो, एक सी सरकार हो, वो राष्ट्र भी मान सकते हैं हम, शहर भी मान सकते हैं और कोई राज्य भी मान सकते हैं, सरकार एक हो, या फिर एक जैसी स्वास्थ्य समस्याएं हो। स्वास्थ्य समस्याएं एक सी कैसे हो सकती हैं? मान लीजिए हमारे घर के पास कोई फैक्ट्री है जो रोज़ धुआं छोड़ती है, उस धुएं का असर हम सब पे हो रहा है ना। हमारे घर के बाहर एक कोई तालाब है जिसका कोई भी ख्याल नहीं रखता, उसमें मच्छर इकट्ठे हो रहे हैं, वो समस्या तो हम सबकी है। तो वो एक सामुदायिक समस्या हो जाती है और जिनकी वो स्वास्थ्य समस्या कॉमन है वो भी एक समुदाय है। क्लियर है? अब हम अगली वीडियो पे चलते हैं। अब ये एक मैंने चार्ट बनाया है जिसमें आपको मेल न्यूट्रिशन या कुपोषण के बारे में समझ में आ जाएगा। तो मेल न्यूट्रिशन या फिर कुपोषण। अब कुपोषण जो है वो दो तरह का है, अल्प पोषण भी हो सकता है और अति पोषण भी। हमने अभी ये पीछे डिस्कस किया था, अगर पोषक तत्व कम है तो अल्प पोषण है, ज़्यादा है तो अति पोषण है। अब अल्प पोषण कब होगा? पर्याप्त प्रोटीन, कैलोरी या सूक्ष्म पोषक तत्व। इसमें हमने प्रोटीन और कैलोरी अलग कर दिया और सूक्ष्म पोषक तत्व अलग कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोटीन और कैलोरी हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं और सूक्ष्म पोषक तत्व का मतलब वो पोषक तत्व जो हमें बहुत छोटी सी मात्रा में चाहिए, ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए। इसलिए हमने इन दोनों को अलग अलग कर दिया है। कम वजन के, अब इससे क्या क्या कमियां हो सकती हैं? ऊंचाई के हिसाब से हमारा वजन कम हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? उम्र के हिसाब से ऊंचाई कम हो सकती है। यहाँ पर आप कम लिख लीजिएगा, कम ऊंचाई हमारी उम्र के हिसाब से। और वजन के लिए उम्र के लिए वजन जो है वो भी कम होना चाहिए। तो अगर वजन कम है, हमारी ऊंचाई अपनी उम्र के हिसाब से कम है, या ऊंचाई के हिसाब से हमारा वजन कम है, तो ये तीनों ही अल्प पोषण की स्थितियां हैं। अति पोषण क्या होता है?
प्रोटीन, कैलोरी या वसा, यहाँ पर आपने देखा है हमने सिर्फ वो पोषक तत्व लिए हैं जो ज़्यादा मात्रा में हैं, क्योंकि जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं ज़्यादातर उनसे बहुत ज़्यादा समस्या अति पोषण की नहीं होती। मिनरल्स और विटामिन हैं ज़्यादातर सूक्ष्म पोषक तत्व, वो हमारे शरीर से निकल जाते हैं अगर ज़्यादा हो। अब इन पोषक तत्वों की अधिकता से क्या होता है? मोटापा होता है, वजन बढ़ जाता है, और इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। मधुमेह हो सकता है, और कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? बीपी की हो सकती है, हार्ट की हो सकती है, बहुत समस्याएं हो सकती हैं। और अल्पोषण और अतिपोषण, इन दोनों को हम अपने समाज से हटाना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए? जन पोषण और स्वास्थ्यकारी कार्यक्रम। अब जन पोषण और स्वास्थ्य के कार्यक्रम जो है वो क्या करेंगे? वो कोशिश करेंगे हमारी जो जनसंख्या है, हम यहाँ पूरी जनसंख्या की बात कर रहे हैं बच्चों, ध्यान में रखना, पूरी जनसंख्या जो है उसमें ना अल्पोषण हो ना अतिपोषण हो, क्या हो? अनुकूलतम पोषण स्थिति हो, जिसमें सारे पोषक तत्व उसी मात्रा में हो जितने लोगों को चाहिए। ठीक है, ना कम ना ज्यादा। यहाँ पर अब हम एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं, अति पोषण। जब हम अल्प पोषण या अंडर न्यूट्रिशन करेंगे वो हम बाद में करेंगे। अति पोषण, अति पोषण में आपको ये बच्चा दिख रहा है, मेरे ख्याल से आप देखते ही बता दोगी कि ये बच्चा मैडम अपनी एज के हिसाब से मोटा है। वो देखो आप, आइसक्रीम भी खा रहा है, सब चीजें खा रहा है। तो अति पोषण क्या है, क्यों है ये समस्या, क्यों हो रही है ये आजकल ज्यादा? एक तो बहुत बड़ा कारण है कि हमारी आहार पद्धतियां जो हैं अब कम स्वास्थ्यवर्धक हो गई हैं। हम आजकल क्या खाना चाहते हैं? सारे वेस्टर्न और जंक फूड खाना चाहते हैं। बर्गर है, पिज्ज़ा है, फ्रेंच फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक, चाउमीन, ये सब ज़्यादा अच्छा लगता है। इसकी वजह से रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह, मोटापा, थायराइड, ये सारी बीमारियां जो हैं वो इस वजह से हो सकती हैं, क्योंकि मोटापा हो रहा है। अब ये मोटापा इन खाने से क्यों होता है? क्योंकि इस खाने में ऊर्जा, शक्कर, वसा, इसकी मात्रा ज़्यादा होती है, मैदे से बनी हुई होती हैं, गुड़ का इस्तेमाल नहीं है, आटे का नहीं है, जौ का नहीं है। तो साबुत अनाज बंद हो गया। अब क्योंकि साबुत अनाज हम नहीं खाएंगे, अब साबुत अनाज नहीं खा रहे हैं तो हमारे शरीर में पाचन तंत्र में समस्या होंगी। उसी के साथ साथ हमारा श्रम जो है वो भी कम हो गया। हमें जहाँ जाना होता है हम गाड़ियों से चले जाते हैं, घर के सारे काम मशीनों से हो जाते हैं, अब सिलबट्टे का भी इस्तेमाल नहीं होता, मिक्सी चल जाती है, पैदल नहीं जाना पड़ता, तो हम मेहनत भी कम करते हैं। ज़्यादातर काम हमारे खड़े खड़े ही हो जाते हैं, हमें ज़मीन पे बैठने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। आहार पद्धतियों और जीवन शैली में भी बदलाव कर दिया है हमने। हमारा खाना पीना, रहना, जिस तरह से हम रहते हैं, अब हम खुले में भी नहीं रहते, कमरे भी बंद हैं, ये भी बदल गया है। उसके बाद कुप्रभाव ये हमारे सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य पर ही नहीं पड़ता। ये नहीं है कि हम सिर्फ शारीरिक रूप से बीमार हो रहे हैं, इसी के साथ साथ हमारे जीवन की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। क्यों होती है? अगर सेहत खराब हो तो हम अपने, हमारे पास अगर पैसे हैं, सब कुछ है, तब भी हम उसे इंजॉय नहीं कर पाते। हमें किसी काम को करके संतुष्टि नहीं मिलती। और ये वित्तीय बोझ भी है, सिर्फ हमारे ऊपर नहीं, देश के ऊपर भी है। अगर हम काम नहीं कर रहे हैं तो हमें भी अपने वेतन का नुकसान हो रहा है, हमारा भी वित्तीय नुकसान हो रहा है, और देश का भी हो रहा है, क्योंकि हमारा नुकसान जब वो और बढ़ता है तो वो देश का नुकसान बन जाता है। और ये मैंने आपको बता दिया, साबुत अनाज, दालें, इनका सेवन कम हो गया है, फलों का सेवन कम हो गया है, तो विटामिन, मिनरल्स, रेशा, ये हमारे शरीर में कम होते जा रहे हैं। अब इन सब का परिणाम क्या है? भारत कुपोषण के दोहरे बोझ बोझ को सह रहा है। ये मैंने आपको बताया, दोहरा बोझ क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ अल्प पोषण भी है और अति पोषण भी है। जैसे अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, अमेरिका हो गया, यूके हो गया, तो वहाँ पर क्या है, लोगों को अति पोषण है। वो लोग बहुत तला भुना और बर्गर और इस तरह की चीज़ें खाते हैं, तो उनमें अति पोषण है, मोटापे की समस्याएं हैं। अल्प पोषण कम है, लेकिन हमारे देश में ये दोनों ही समस्याएं चल रही हैं। हमारे देश में अब हमने चेचक और प्लेग, अब तो हम, पोलियो भी नहीं है हमारे देश में, ऐसी संक्रामक बीमारियों को एक तरफ कंट्रोल कर दिया, तो इसके पेशेंट तो कम हो गए। लेकिन नई बीमारियां आ गई, HIV आ गया, एड्स आ गई, उसके बाद हम अभी कोरोना देख रहे हैं, ऐसी कई बीमारियां आ गई। और कुछ पुरानी बीमारियां भी चल रही हैं जिनका अभी भी बहुत प्रचलन है। तपेदिक हो गया, TB हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, मलेरिया हो गया, अब तो डेंगू है, चिकनगुनिया, इतनी बीमारियां आती चली जा रही हैं। अब इसका नतीजा क्या है? जो लोग अल्प पोषित हैं, जिनमें रोगों से लड़ने की ताकत कम है, उनमें ये बीमारियां बहुत जल्दी आ जाती हैं और बहुत ज़्यादा असर करती हैं, घातक भी हो जाती हैं। अभी टीवी पे आप देखो, ये जो बीमारी आई है कोरोना, ये उन लोगों में मृत्यु दर भी उनका ज़्यादा है और ये पकड़ती भी उन लोगों को ज़्यादा है। डॉक्टर की भी ज़रूरत उन्हें ज़्यादा पड़ रही है जिनमें पहले से ही कोई कंडीशन है, या तो उनमें मधुमेह है या दिल का रोग है।
तो क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम हो गई है। अब ऐसे में डॉक्टर और जो हमारे पोषक विशेषज्ञ हैं उनको उपचार, नियंत्रण और रोकथाम, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होता जा रहा है, क्योंकि हमारे समुदाय में फैलता जा रहा है, इसके मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं। और इन समस्याओं को दूर करने और हल के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण विशेषज्ञ सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य पेशेवर का प्रशिक्षित कैडर की आवश्यकता है, मतलब ट्रेंड लोगों की जरूरत है जो इसको ठीक कर सके। अब हम आते हैं इसके महत्व पर कि हमें इस सब्जेक्ट की ज़रूरत क्यों है। सबसे पहले आप देखिए कुपोषण। हमारे देश में 50% बच्चे जो पैदा होते हैं उनकी मौत 5 साल से कम उम्र में ही हो जाती है। ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही दुख का विषय होना चाहिए कि इतने सालों बाद, इतनी डेवलपमेंट के बाद भी हमारे आधे बच्चे जो हैं वो 5 साल की उम्र से आगे बढ़ नहीं पाते। कम जन्म भार वाले बच्चे, ये हमारे देश में 1/3 हैं, मतलब 1/3 बच्चे जो हैं जब पैदा होते हैं तो हर 3 में से एक बच्चा ऐसा है जिसका वजन 2.5 किलो से कम होता है। अब इसका असर क्या होता है विकास मांद्यता पर। जो प्री स्कूल बच्चे हैं उनके बीच ये बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उनको पूरा पोषक तत्व नहीं मिलता। और इसी के साथ साथ पोषक तत्व के हल्के और मध्यम डिग्री की कमी, मतलब बहुत ज़्यादा कमी नहीं है कि उनके विकास पे बहुत असर पड़े, लेकिन थोड़ी बहुत कमी तो हमारे यहाँ आधे से ज़्यादा बच्चे और बड़ों में भी है, और ये बढ़ती चली जा रही है। और ज़्यादातर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है जिसका हमें पता भी नहीं चलता, जैसे लोहा है, विटामिन ए है, आयोडीन है, फोलिक एसिड है, विटामिन B12 है। अब विटामिन डी, हमारे देश में इतना सूर्य की रोशनी है उसके बाद भी विटामिन डी की कमी है, और ये बढ़ती चली जा रही है लोगों के पास। अब इसका प्रभाव क्या होता है रोगी के ऊपर? क्या प्रभाव होता है? शरीर का विकास कम होता है, और वयस्क जब वो व्यक्ति हो जाता है तो उसका कद छोटा रह जाता है। तो जिन बच्चों को आप बचपन में पोषक तत्व नहीं मिले तो उनका जो विकास है वो कम ही रहेगा, और वयस्क होने पर उनका हाइट जो है वो कम रह जाएगा। मानसिक और संज्ञानात्मक विकास को भी ये चीजें प्रभावित करने लगती हैं। उस ये आपने टीवी पे देखा होगा, एक ऐड आता है नमक का, जिसमें वो कहता है कि आयोडीन नमक नहीं खाओगे तो दिमाग का विकास नहीं होगा। तो ये तो एक एग्जाम्पल है। अगर हम ऐसी चीजें नहीं लेंगे, पोषक तत्व नहीं लेंगे, तो मानसिक और संज्ञानात्मक विकास ये भी कम हो जाता है। अब उत्पादकता की क्षति भी होती है। ये तो हमने रोगी का प्रभाव पड़ा, अब हम देखेंगे उत्पादकता की में क्या क्षति होती है। एक इंडिविजुअल के लिए या व्यक्ति के लिए उत्पादकता में कमी आती है। हमारी जो पूरे जिंदगी की कमाई है वो 10% करीब कम हो जाती है। मतलब अगर हम 100 कमाते तो अब हम सिर्फ 90 कमा पाएंगे, और अगर हम 10% कम कमाएंगे तो हमारा राष्ट्र जो है उसका भी जो जीडीपी है वो भी 2 से 3% तक कम हो जाता है। तो अगर हम अपने यहाँ कुपोषण को कंट्रोल कर लें, निपटा लें, तो भारत को आर्थिक रूप से हम बहुत विकसित कर सकते हैं और एक विकसित देश बना सकते हैं जो एक शक्तिशाली राष्ट्र होगा। ठीक है, अब हम आते हैं जन स्वास्थ्य पोषण, ये है क्या आखिर? सोचो, हमने इतना इसमें पढ़ लिया। जन स्वास्थ्य पोषण अध्ययन का वह क्षेत्र है, मतलब ये एक स्टडी है, अध्ययन है, जो अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने से संबंधित है। किस चीज से रिलेटेड है ये? अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। और इसका उद्देश्य क्या है? कि पोषण संबंधी रोग और समस्याओं का समाधान हो जाए। ठीक है, तो हम एक तरफ तो समाधान कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो सरकारी नीति और कार्यक्रम है वो भी जो आ रहे हैं हम उनके बारे में भी पढ़ते हैं। तो जन स्वास्थ्य पोषण जो है वो समस्या और समाधान, यहाँ बढ़ावा नहीं है, यहाँ आएगा समाधान, समस्या, सॉरी समाधान नहीं समस्या, यहाँ आएगा समस्या। ये समस्या और समाधान दोनों के बारे में बात करता है। किस चीज की? व्यावसायिक जनसंख्या स्वास्थ्य पोषण, और सरकारी नीति और कार्यक्रमों के बारे में भी बात करता है। और ये सरकारी नीति और कार्यक्रम किससे होते हैं? पोषण पोषक संबंधी रोग और समस्याओं के समाधान के लिए। हमने ये कर लिया समस्या और समाधान किस लिए? जो हमारी पूरी जनसंख्या है उसके स्वास्थ्य के लिए। और हम सरकारी नीतियों को भी पढ़ते हैं, वो सरकारी नीतियां किसके लिए बनी है? हमारे जो हमारी पूरी जनसंख्या है उसकी रोगों से रिलेटेड समस्याओं का समाधान करने के लिए। अब हम इसके कुछ फीचर्स या इसके बारे में कुछ और पढ़ लेते हैं। विधि, अब इसकी विधि क्या है? इसकी विधि, ये जो हम इसमें विधि इस्तेमाल करते हैं ये बड़ी जनसंख्या के लिए है। अब क्योंकि ये बड़ी जनसंख्या के लिए है
तो इसमें हम जो भी कुछ करेंगे वो सामूहिक करेंगे। इसमें हमें सामूहिक कार्यवाही की आवश्यकता होगी और समस्याओं का समाधान बड़े पैमाने पर करना पड़ेगा। और अगर बड़े पैमाने पर करना है तो वो हमें सुनियोजित ढंग से करना पड़ेगा। और अगर सुनियोजित करना है तो बहुत बहुविषयक हो जाएगी ये, क्योंकि अगर हम बहुत सारे लोगों से डील कर रहे हैं तो हमें उनकी समस्या देखनी पड़ेगी ना। वो कहाँ पे रहते हैं, उनकी आमदनी कितनी है, उसके बाद उनके शरीर में उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी है, इम्यूनिटी कितनी है, ये सब देखना पड़ेगा। तो ये बहुविषयक हो गया। अब कौन कौन से विषय होंगे? जैविक और सामाजिक विज्ञान दोनों। जैविक, उनके अंदर इम्यूनिटी कितनी है, कौन से पोषक तत्व की कमी है, किस तरह से उस पोषक तत्व को दूर किया जा सकता है। और सामाजिक, ये कमी है क्यों? क्या उनके पास पैसे नहीं है, या वहाँ पर खाना नहीं है? जैसे मध्य प्रदेश में आप देखो, केसरी दाल जहाँ पर होती है, वहाँ पर लोग केसरी दाल की वजह से कितने बीमार होते हैं। और उस दाल को खाकर, क्योंकि वो मिलावटी दाल होती है, उस दाल को क्यों खाते हैं? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए। तो वो भी एक समस्या है। अब न्यूट्रिशन, अन्य सदस्यों से, अपनी फील्ड के जो और सदस्य हैं, जो न्यूट्रिशन के और सदस्य हैं, उनसे फर्क कैसे है? और कौन से सदस्य हैं? नैदानिक पोषण है, आहार विज्ञान है। इससे फर्क क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हम समुदाय की समस्या की बात कर रहे हैं। यहाँ हम किसी एक पेशेंट की बात नहीं कर रहे हैं। जब हमने नैदानिक पोषण और आहार विज्ञान करा था, आहारिकी करा था, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें हमने देखा था कि ये एक पेशेंट के बारे में है, लेकिन यहाँ पर ये समुदाय के बारे में है, उसके समाधान कर रहा है। और इसमें कौन से विषय शामिल हैं? जैविक, व्यवहार संबंधी, सामाजिक और प्रबंधन विज्ञान। इसमें उनकी हम बायोलॉजी भी पढ़ते हैं, उनका कैसा व्यवहार है। जैसे अगर वो झुग्गियों में रह रहे हैं तो क्या वो बाकी काम कर सकते हैं? वहाँ पर क्या वो सामाजिक दूरी बना सकते हैं? नहीं हो पाएगा। तो समाज के संगठित प्रयास कार्रवाई द्वारा स्वास्थ्य को उन्नत करना और परिस्थितियों, रोगों की रोकथाम करते हुए जीवन अवधि को दीर्घ बनाने की कला और विज्ञान, ये क्या है? कला भी है और विज्ञान भी है, दोनों। ये जन पोषण कहलाता है। क्लियर? अब ये एक चार्ट है जिससे हमें भारत की पोषण संबंधी समस्याएं समझ आ जानी चाहिए। तो भारत की जो पोषण संबंधी समस्याएं हैं, वो पहली तो ये हैं, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब बृहत पोषक तत्वों की वजह से हैं, जो हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए। और दूसरी, सूक्ष्म पोषक तत्वों की वजह से हैं। ये मैंने पहले ही बताया था। जो बृहत पोषक तत्व हैं, जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए, वो है प्रोटीन, ऊर्जा, और इसके साथ साथ वसा या फैट भी आ जाता है। तो प्रोटीन, ऊर्जा कुपोषण, ये इसकी वजह से होता है। और सूक्ष्म पोषक तत्वों में किस किस की कमी आ जाएगी? लौह तत्व, विटामिन ए, आयोडीन, जिंक, विटामिन बी 12, फोलिक एसिड, कैल्शियम, विटामिन डी और राइबोफ्लोविन। तो इसका मतलब ज़्यादातर विटामिन और मिनरल या खनिज, इन दोनों की वजह से हमें ये वाली कमी होती है, मतलब सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है। और भारत में ये दोनों है। इस वीडियो में हम दोनों नहीं करेंगे, हम सिर्फ बृहद पोषक तत्व मतलब प्रोटीन, ऊर्जा को पोषण करेंगे। इसको हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है? अब हम इस पे आते हैं, ये एक हम और देखते हैं, अल्प पोषण से संबंधित कारक। अल्प पोषण से संबंधित कारक क्या हैं? अल्प पोषण क्यों होता है? ये जो पिक्चर है, ये मैंने आपका एनसीईआरटी की 12th की बुक से ही लिया है। तो सबसे मूलभूत कारण क्या है कि ये पूरे समुदाय में फैलता है? क्या है? वास्तविक संसाधनों की मात्रा, गुणवत्ता और उदाहरण के लिए जनशक्ति, मानव संसाधन, वित्तीय और संगठनात्मक सेवाएं, इनका अस्तित्व, संचालन और नियंत्रण करने का तरीका। तो हमारे यहाँ जो संसाधन हैं वो ज़्यादा हैं, और जो संसाधनों का उपयोग करने वाले लोग हैं वो संसाधनों से भी ज़्यादा हैं। अब देश बड़ा है हमारा। अब इन संसाधनों को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, हमारे यहाँ आर्थिक विकास कितना हो रहा है, हम उनको मैनेज कैसे करते हैं, संचालन और उनका कंट्रोल कैसे है, किसके हाथ में उनका कंट्रोल, तो तय होगा। ज़्यादातर हमारे देश के संसाधन कुछ लोगों के पास है और बाकियों के पास कमी है। उसी के साथ साथ राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक में जैसे मैंने आपको बताया, अगर लोगों के घर छोटे छोटे हैं, उनके घरों के आसपास सफाई नहीं है, नाले नहीं बने हैं, तो गंदगी होंगी। महिलाओं की स्थिति, समस्याओं का समाधान करने हेतु कार्यक्रमों के लिए निधि का आवंटन। हमने प्रोग्राम बना दिया लेकिन उसमें पैसे नहीं है। पैसे हैं तो लोगों ने उनको, लोगों जिनको ज़रूरत है वहाँ नहीं पहुँचाया। पर्यावरणीय निम्नीकरण और जैव विविधता। इसका मतलब, जैसे पर्यावरण की समस्या,
हवा में प्रदूषण हो रहा है, इसकी वजह से जो बीमारी है वो किसी एक को तो नहीं है, वो तो सभी को है। तो पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और लोग, इन सबकी जो समस्याएं हैं ये बेसिक समस्याएं हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी झुग्गी में या धारावी में रह रहा है अगर कोरोना के समय में, तो अगर एक व्यक्ति को होगा तो ये बीमारी बहुत तेजी से दूसरों पे फैलेगी। अब हम आते हैं घरेलू या पारिवारिक स्तर पर। इसमें क्या होता है कि भोजन खाने को नहीं है, कम गरीबी की वजह से भी हो सकता है और ये भी हो सकता है भोजन तक हम जा नहीं पा रहे हैं। अपर्याप्त मातृ व शिशु की देखभाल के तरीके, इनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है। अगर माताओं का ध्यान नहीं रखा जाता, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनका ध्यान नहीं रखा जाता, उनकी भी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है हमारे देश में। हमारे यहाँ साफ सफाई और अस्वच्छता ये बहुत ज़्यादा है। इतने सालों के बाद भी हम लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं दे पाए हैं। अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं, हॉस्पिटल्स की हालत जो है, अस्पतालों की हालत है, गांव में तो अस्पताल हैं ही नहीं, लोगों को शहर में आना पड़ता है। अपर्याप्त एवं उचित जानकारी, लोगों को पूरी जानकारी नहीं है बीमारियों के बारे में। मच्छर अगर आ रहे हैं, डेंगू है, गर्मी है, तो कैसे उसको दूर करें, क्या करें। और अपर्याप्त शिक्षा, लोगों के पास शिक्षा नहीं है तो उनमें अवेयरनेस भी नहीं है। ये घरेलू लेवल पर था। अब व्यक्तिगत तौर पे हम क्या कर सकते हैं? व्यक्तिगत तौर पे कुपोषण, अक्षमता और मृत्यु हमने अभी देखा था पीछे। कुपोषण, अक्षमता और मृत्यु, अगर हम खाना सही नहीं खा रहे हैं, हमारे डाइट ठीक नहीं है, तो भी कुपोषण, अक्षमता हो सकती है। नए नए रोग हो सकते हैं। बॉडी में रोगों से लड़ने की ताकत नहीं रहेगी तो नए रोग होंगे, और इसका नतीजा कुपोषण, अक्षमता और मृत्यु। तो इसको रोकने के लिए ही सारा काम होता है कि हमारे समुदाय में ये चीज़ें कम हो। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसके आगे हम सेकेंड वीडियो में पढ़ेंगे। ये टॉपिक हमारे लिए और हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है, तो जिसको भी आपको लगता है इससे फ़ायदा होगा, उनको आप ऐसी बातें शेयर करिए। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। हिंदी में आपको कुछ आराम मिला क्या पढ़ने में पिछले वीडियोस के कंपैरिजन में? तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आगे के वीडियोस भी आपको मिलते रहें। धीरे धीरे फ्रेंड्स, शायद हिंदी में टाइपिंग की कमियां जो हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। और अगर आपको लग रहा है कि उसके साथ भी काम चल सकता था तो प्लीज़ मुझे बताएं। और थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। कीप हेल्दी।